করা যাইছি সেনা মানকর মন। शुरू करें। रोल। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी गुलाम अहमद मीर साहब जो इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी हैं, मैडम का नाम, महिला प्रेसिडेंट हैं हमारी रासू जी पश्चिम बंगाल से, और जो शख्सियत आज हमारे इस बहुत बड़े परिवार में शामिल होने जा रही है वो है पीरजादा खुबैब अमीन। पीरजादा खुबैब अमीन बहुत मशहूर परिवार है, पश्चिम बंगाल का ही नहीं, इनके परिवार का, इनके परदादा के वक्त से जो प्रभाव है वो उड़ीसा में भी है, त्रिपुरा में भी है, पश्चिम बंगाल में तो है ही। और एक जो मुस्लिम पुनर्जागरण जिसको रेनेसां कहते हैं, उसमें इनके परिवार ने जो भूमिका अदा की, जो योगदान रहा, बहुत इतिहास में वो दर्ज है। इनके परदादा हुजूर पीर हज़रत रूहुल अमीन जी बहुत किताबें लिख चुके हैं, उनकी कृतियाँ, उनकी किताबें आज भी लोग पढ़ के उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये एक ऐसा परिवार है जो समाज में कैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ाएं, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज में कैसे उनकी तीमारदारी ठीक हो सके, तो इन्होंने अस्पताल खोले हुए हैं, इन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं और रिसर्च का काम बहुत ज़्यादा बखूबी करते हैं। अरफ नाम का एक एनजीओ है, अलामा रूहुल अमीन फाउंडेशन, जिसके ये सेक्रेटरी हैं पीरजादा साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, खुबैब अमीन जी। और समाज में शांति और सौहार्दता कैसे बनी रहे उसका जीता जागता एक मिसाल अगर कोई है तो इनका परिवार है। बीच में कई जगह जहां समाज में रोष हुआ, आपस में कुछ अनबन हुई, तो इस परिवार ने, पीरजादा साहब ने आगे बढ़कर सड़क पर आकर कैसे शांति स्थापित कराई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर, वो पूरे देश ने देखा, पूरे पश्चिम बंगाल ने देखा। हम खुशकिस्मत हैं कि राजनीति में, सियासत में जब ये इन्होंने अभी निर्णय लिया कि आएंगे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना पश्चिम बंगाल में। हम सब इनका स्वागत करते हैं। इनके परदादा हुजूर का रिश्ता कांग्रेस पार्टी से रहा है, आज़ादी के आंदोलन में ये लोग जुड़े रहे हैं और देश की तासीर की समझ बहुत इनमें बहुत अच्छी है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द इनके विषय में बोलें। नमस्कार। देखिए, आज देश का जो हालत है और बंगाल का जो स्थिति है, इसमें कांग्रेस का अंदर में हम लोग ऑल डोर, ऑल विंडो को ओपन करके रखा है। इसलिए जो बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जो लोग सोचेगा उनको वेलकम है। ख्वाब अमीन पीरजादा एक हिस्ट्री है। इनका कांग्रेस का साथ जुड़ना, एक जुड़ना बहुत बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। আমি আপনাদের কাছে এটুকুই বলতে চাই
যে পশ্চিম বাংলার আজকের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব সংকটজনক পরিস্থিতি, যেখানে প্রত্যেক দিন বাইনারি পলিটিক্স চলছে। হিন্দু মুসলমান ছাড়া ডেভেলপমেন্টের কথা কেউ বলছেন না। হিন্দুর পরিবারে মুসলমান পরিবারের ছেলেরা যখন বেকার, সেই বেকারদের কথা কেউ বলছেন না। সরকারি দল, সরকারি বিরোধী দল, তারা শুধু 2026-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে হিন্দু মুসলমান করতেই ব্যস্ত। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, চরম বেকারি এসবের ব্যাপারে আলোকপাত করছেন না। এই সময় আপনারা জানেন যে বসিরহাট, উত্তর 24 পরগনা, ওখানে এই যুবক এক ঐতিহাসিক পরিবার, যাদের সঙ্গে গান্ধী পরিবার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সমস্ত কিছু যুক্ত আছে, সেই পরিবারের সদস্য। তিনি আজকে পীরজাদা, সবাই তাকে চেনেন। তিনি কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সঙ্গে কথা হয়, তিনি মনে করেছেন যে কংগ্রেসের পতাকা, কংগ্রেসের আদর্শ, এবং তার ভালো লেগেছে যে রাহুল গান্ধীর লাগাতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাই মল্লিকার্জুন খড়গে জি আমাদের সভাপতি এবং রাহুল গান্ধী সংবিধান নিয়ে, দলিতদের নিয়ে, আদিবাসীদের নিয়ে, এসটি এসসি ওবিসিদের নিয়ে তার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে সামনে রেখে তিনি কিছু কংগ্রেসের কাজ করতে চান। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি গোলাম মোহাম্মদ মীর সাহেব, তার সঙ্গে তিনি কথা বলেন। পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে আমাদের কংগ্রেসের কর্মসূচিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হন, আকৃষ্ট হন। তিনি মনে করেছেন কংগ্রেসে যোগদান করলেই তবে সংকীর্ণ ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। সেই কাজটাকে সামনে রেখে তিনি কংগ্রেসের আদর্শ নীতি মেনে কংগ্রেসের পতাকা, কংগ্রেসের সংবিধান এটাকে গ্রহণ করতে চান। এর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের পতাকা এবং তিনি সংবিধানকে রক্ষা করতে চান। আর সেই কারণে মীর সাহেবের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আজকে আমাদের নেতা পবন খেরাজি, মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এখানে আছে, রাসু দত্ত। আমরা একটা জিনিস মনে করি, কংগ্রেসের পরিবারের সঙ্গে এই পরিবার এবং ওনার যে বিচারধারা, যে সোচ, কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করবে। এবং উনি সারা বাংলা জুড়ে, উনি প্রত্যক্ষভাবে এখনই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না, কিন্তু উনি আমাকে বলেছেন এখনই কংগ্রেসের যে কোনো নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়লাভ করা দরকার। বিধানসভার ভেতরে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়ার পর প্রতিনিধি থাকা দরকার। তার কারণ উনি আমাকে বলছিলেন বিধানসভার ভেতরে কংগ্রেসের প্রতিনিধি না থাকলে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, বাংলার উন্নয়নে কেমনভাবে আজকে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি পার্লামেন্টের ভেতরে আমাদের প্রতিনিধি না থাকে, তাই ওনার প্রয়াস যে আমি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেই এই বাংলাকে বাঁচানো যাবে, এই ভারতবর্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বাইনারি পলিটিক্সের বিরুদ্ধে, হিন্দু মুসলমানের বাইরে গিয়ে আজকে লড়াই করার শক্তি পাওয়া যাবে। তাই তার ধর্মীয় যে বিষয় সেটা একটা দিক, আর তার সামাজিক যে কর্মকাণ্ড তাকে নিয়েই তিনি কংগ্রেসের আদর্শ নীতি গ্রহণ করতে চান। আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য আজকে কংগ্রেসের হেডকোয়ার্টারে এসছি। নেতৃবর্গ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ওনার রাহুল গান্ধীর প্রতি, খাড়গেজির প্রতি, সোনিয়াজির প্রতি, প্রিয়াঙ্কাজির প্রতি, সর্বোপরি কংগ্রেসের সংবিধান, দেশের সংবিধান, কংগ্রেসের নীতিকে তিনি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, তাই আজকে কংগ্রেসের হেডকোয়ার্টারে এসে কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করবেন। আমরা সাদরে তাকে আমন্ত্রণ জানাই। आपकी बांग्ला बहुत खूबसूरत है।
धन्यवाद, मुझे भी समझ में आ गई, शुक्रिया। मैं आपको और बता दूं कि अरफ जो इनका एनजीओ है, 20 लाख लोग अलग अलग धर्मों से उस एनजीओ के साथ डायरेक्टली सीधे सीधे संबंधित है। और ये एक ऐसा परिवार है जो पुल का काम करता है। दीवारें खड़ी करते रहें संघ के लोग कितनी भी, पुल बनाने का काम अगर कोई करता है तो ये पीरजादा साहब का परिवार, इनके परदादा हुजूर, इनके अब्बा जान, इन लोगों ने जिस तरह से पुल बनाए हैं समाजों में, धर्मों में, आपस में, वो काबिल तारीफ है। अब मैं गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनका स्वागत करें और स्वागत करने में 2 शब्द अपने भी रखें। थैंक यू पवन जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी, महिला अध्यक्ष रासू जी, और आपके सामने इंट्रोड्यूस किए हुए हमारे पीरजादा खुबैब अमीन साहब। मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर इंट्रोडक्शन पवन खेरा जी ने इनका दिया, सारा बैकग्राउंड आपको बता दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने वेलकम किया। मैं इतना ही कहूँगा कि ये खानदान, ये परिवार वैसे भी एक सेकुलर सोच का और हमेशा मतलब सही रास्ते पर और सेकुलरिज्म के रास्ते पर ही हमेशा से रहे हैं, जो इनकी हिस्ट्री है पीछे। बट बीच में एक पीरियड रहा है जब इनके परिवार ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में डायरेक्टली कोई वाबस्तगी नहीं रखी, अपना सोशल और रिलीजियस काम करते रहे। मगर आज पिछले कई महीनों से इनका लगातार संपर्क हमारे साथ था, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था, कि जब इनका कहना था कि अब टाइम है कि हम लोगों को जनता के बीच में, बंगाल के बीच में जा कर के कांग्रेस के प्लेटफार्म पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए, जो इनकी वाबस्तगी भी थी। तो इसलिए जैसे शुभंकर जी ने बताया कि आज पूरे देश में और ख़ासकर वेस्ट बंगाल में चुनाव के मद्देनज़र किस तरह से दोनों सरकारी पार्टियां सिर्फ पोलराइजेशन पर लगी, न स्टेट की सरकार ये एंगेज कर रही है कि मैंने 15 साल क्या किया, बंगाल के लिए क्या किया, उसका कोई विवरण नहीं देने के लिए तैयार है, न सेंट्रल की गवर्नमेंट बंगाल के लिए क्या किया, कौन से स्कीमें लाई, कौन से नौजवानों को वहां फायदा हुए, उस पर भी कोई वो डिबेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि किया नहीं। इसलिए वो दोनों पार्टियों ने एक अलग रास्ता चुना, जो उनको शॉर्टकट लगता है कि कैसे टीएमसी बीजेपी का बूथ दिखा दे तो एक कम्युनिटी, एक वोट बैंक को अपने ओर ले ले, और बीजेपी टीएमसी का बूथ दिखा दे और अपने ओर खींच ले। ये वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो इन नौजवानों को समझ आ चुका है। ये एक फर्द, एक व्यक्ति नहीं है हमारे सामने। जैसे पवन जी ने बताया, इनकी अपील और इनका जो कार्य है, इनका जो मतलब काम है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। और इनकी अपील जो है, अगर इस तरह का नौजवान आज ये बात समझ चुका है तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि हजारों और लाखों नौजवान इनकी बात के जरिए समझेंगे और वो बंगाल में चाहेंगे आने वाले दिनों में दोनों सरकारें अपने किए हुए कामों पर डिबेट कराएं, ताकि बंगाल की जनता को, बंगाल के नौजवानों को, बंगाल के बेरोजगार नौजवानों को चुनने का मौका मिले कि मेरी बात कौन कर रहा है, मेरे फ्यूचर की बात कौन कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है, सुरक्षा की बात कौन कर रहा है। ये वहां की जनता और वहां का नौजवान चाहता है, जिसका एक सिंबल हमारे सामने पीरजादा खुबैब अमीन साहब के सूरत में आपके सामने है। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश कांग्रेस ने ऑलरेडी वेलकम किया है, और वहाँ पर और भी जितने हमारे तमाम सीनियर लीडर्स हैं, जब इनका चर्चा चला तो तकरीबन
जो सारे स्टेक होल्डर्स है उन्होंने यही राय दी कि ये सही वक्त है, ऐसे नौजवानों को हमें कांग्रेस पार्टी पर मौका देना चाहिए, प्लेटफार्म देना चाहिए, ताकि हम अपना मिशन, अपनी जो आने वाली लड़ाई है उसको हम आगे बढ़ा सकें। उस डायरेक्शन में पीरजादा अमीन साहब आज यहाँ पर आए, इनके साथ और हजारों लोग बैक होम कलकत्ता जाकर, बैक होम इनके बशीरहट जाकर ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ तक मेरी समझ है कि ये नौजवान अपने तरीके से नहीं। और एक बात और क्लियर करना चाहेंगे आपके ज़रिए, इन्होंने कोई भी इंटरेस्ट हमारे सामने नहीं रखा। नॉर्मली लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर पहले कहते हैं कि हमारा कौन सा ओहदा मिलेगा, हमें किस जगह पर आप रखोगे, या कल कोई चुनाव आएगा असेंबली का, मुझे लड़ना है, फलानी जगह लड़ना है, या मेरे इतने लोग लड़ना चाहेंगे, उनको कैसे करोगे। ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी बात पीरजादा खुबैब साहब ने पार्टी के सामने नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के उस आह्वान को देखकर, उनकी उस बहादुरी को देखकर, कांग्रेस पार्टी का मिशन देखकर इस तरह के नौजवान अट्रैक्ट हुए और जिन्होंने तय किया है कि हमने सोशल काम किया है, रिलीजियस काम किया है, अब मौका है कि हमें पॉलिटिकली भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बाकी नौजवानों को भी एक सही रास्ता दे सकें। उसके लिए, उस जज्बे के लिए हम सारे लोग पीरजादा खुबैब साहब का मतलब एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और वेलकम करते हैं यहाँ आज कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो आज फॉर्मली यहाँ ज्वाइन करें। इससे पहले कि हम इनको फॉर्मली ये करें, मैं चाहूँगा कि खुबैब अमीन साहब अपनी ज़बानी भी दो शब्द आपके सामने यहाँ पर कहे कि इन्होंने कांग्रेस का ही रास्ता क्यों चुना है, वो ये खुद बताएंगे। खुबैब अमीन साहब। গুড আফটারনুন। আমি সকলকে সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় হিসাবে ভারতকে রক্ষা করতে, সংবিধান রক্ষা করতে আমাদের দায়বদ্ধতা, সেদিকে তাকিয়ে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মধ্যে সিনিয়র লিডার্স পাওয়ানজি সাহেব, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনচার্জ গোলাম মীর সাহেবজি, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট শ্রী শুভঙ্কর সরকারজি, আমাদের মহিলা প্রেসিডেন্ট রাসুজি, এছাড়াও আজকে এখানে অনেকে বেঙ্গলের নেতৃত্ব আছে, তাদেরকে আমি এবং যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার অন্তরস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই। আজ আমি কংগ্রেসে কেন, আমার পরিবার ফন্ডে কখনো রাজনীতি করেনি। আপনারা শুনলেন আমার পরিবারের হিস্টোরি, ব্যাকগ্রাউন্ড। আজ যখন গোটা দেশে মানুষের ওপরে ধর্ম নিয়ে অত্যাচার হচ্ছে, আমার কাছে মনে হয়েছিল আমরা যখন বাংলায় বাস করি, বাংলার যে গভর্নমেন্ট বর্তমানে আছে টিএমসি, তার চিফ মিনিস্টার বাংলাতে দলিত, আদিবাসী, এসসি, এসটি, মাইনরিটি তাদেরকে শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকে ব্যবহার করে, তাদের উন্নয়ন না করে শুধু একটা ভাতার মাধ্যমে ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা দীর্ঘদিন করে এসেছে এবং সেটাই জারি রেখেছে। বাংলায় যখন চাকরিহারারা রাস্তায় শুয়ে থাকে, একটা শিক্ষক, আপনারা নিশ্চয়ই মিডিয়া পার্সন দেখেছেন যে নগ্ন অবস্থায়, অর্ধনগ্ন অবস্থায় কালকে শিক্ষা দপ্তরে বিকাশ ভবনে গিয়ে তারা আন্দোলন করছে। একটা এমএ পাস, বিএ পাস, বিএড করা আমাদের ঘরের যুবকেরা, যুবতীরা, তারা শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার প্রয়োগ যেখানে সমাজকে তৈরি করবে সেই স্কুলগুলো বন্ধ হচ্ছে, সেখানে শিক্ষকরা রাস্তায় বসে থাকছে। কিন্তু সেখানে খেলা, মেলা এগুলো রাজ্যের টাকায় হয়ে যাচ্ছে। গোটা দেশে যখন আরএসএস এর দ্বারা এই বিজেপি
ধর্ম মেরুকরণের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো আমরা দেখব যে দেশের ভিতরে হিন্দু মুসলিম ডিভাইডেড করার জন্য কত কি তৈরি করা হচ্ছে। তো দলিত আদিবাসী এসসি এসটি তাদেরকে এই বিজেপি সরকার একদম পদতালিত নির্যাতন করে তাদেরকে নিচে ফেলে রেখেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমরা এতদিন দেখে এসেছি ধর্ম নিরপেক্ষতা একটা কথা আমরা বারবার শুনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর থেকে, কিন্তু তানার এই দলিত আদিবাসী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে একটা বড় ক্ষোভ। আমরাও তাকে 15 বছর ধরে সাপোর্ট দিয়েছিলাম যে মনে হয় কিছু একটা দলিত আদিবাসী পিছিয়ে পড়া জাতি, পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু, তাদের জন্য কিছু হবে। কিন্তু আমরা দিনের শেষে দেখতে পাচ্ছি উনি এই দলিত আদিবাসী সংখ্যালঘু যখন পিছিয়ে পড়ছে, কেন্দ্র সরকারের অত্যাচার যখন নেমে আসছে, সারা দেশব্যাপী যখন একটা ধর্মকে সামনে রেখে এই রাজনৈতিক ব্যবসা তৈরি করা হচ্ছে, সেকুলারিজম শব্দটাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের বাংলার দিদিমণি মুখে এক কথাই বলছে, পিছনে উনি আরএসএস এর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করে সমাজে সেই রূপরেখা তৈরি করছে। এটা স্পষ্ট। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদে একটা দাঙ্গা হয়েছিল, রাইট হয়েছিল, যে মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল কংগ্রেস নাকি ওখানে দাঙ্গাটা লাগিয়েছে। ফার্স্ট ওনার বক্তব্য ছিল এটা। পরবর্তীতে দেখা গেল যে তদন্ত কমিটি বলছে দাঙ্গাটা তৃণমূল বাদিয়েছে। কেন? যদি পশ্চিমবাংলার ধর্ম মেরুকরণ দেখানো যায় যে বিজেপি মুসলমান মারছে, মুসলমান হিন্দু মারছে, তাহলে ভোটটা করতে সুবিধা হবে, সংখ্যালঘুদের ভোটটা ধরে রাখা যাবে, মাইনরিটিদেরকে ক্যাপচার করে আমাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে। পশ্চিমবাংলার একটা রূপরেখা মুখ্যমন্ত্রী তৈরি করেছে। আজকে আমাদের দাবি, আজকে আমার এই কংগ্রেস পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আজকে সমাজের যুবকদের আইকন, কোটি কোটি যুবকরা যুবতীরা যাকে ফলো করে তিনি হচ্ছেন শ্রী রাহুল গান্ধীজি, যার নেতৃত্ব ভারত জোড়ো যাত্রা, কাশ্মীরে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, গোটা ভারতবর্ষে ন্যায় বিচারের আশায় রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা, সেই মানুষটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে যে 10 লাখ টাকার কোট বেচা একজন দেশের কোট পড়া একজন প্রাইম মিনিস্টার, তিনি গরিবের একবেলা খাওয়ার কথা ভাবে না। তিনি কাশ্মীরে যুদ্ধ লাগিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি মনে করলেন আমরা চাই পাকিস্তান যদি আমাদের দিকে তাকায়, আমরা ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু হিসাবে, এটা আমি আজকে এখান থেকে আরএসএস বিজেপিকেও বার্তা দিতে চাই, ভারতবর্ষের আমরা যারা মুসলিম, আমাদের পরিবারও দেশ স্বাধীনের জন্য রক্ত দিয়েছে। আমার গ্র্যান্ডফাদার হি ইজ ফ্রিডম ফাইটার। তো আজকে আমরা টুপি মাথায় দিয়ে বলছি পাকিস্তান যদি ভারতে চোখ তুলে তাকায়, আরএসএস বিজেপির যাওয়া লাগবে না, আমাদেরকে সুযোগ করে দিক, আমরা গিয়ে পাকিস্তান উড়িয়ে দেব। কেননা আমার দেশ আগে, আমি দেশে বাঁচবো, তারপর ধর্ম করব। ধর্ম যেমন আমার মৌলিক অধিকার, দেশে বেঁচে থাকার অধিকারও আমার আছে। তো সেই সংবিধানকে ধর্মের দ্বারা ভাগ করার চেষ্টা যারা করছে, রাহুল গান্ধী আজ সেখানে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমরা যখন বেকারত্ব বাড়ছে, কাজ নেই, সমাজে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তখন এরা ধর্ম মেরুকরণের রাজনীতি করছে। পশ্চিমবাংলায় দেখবেন ভারতবর্ষে রাম মন্দির যখন হলো, গোটা দেশ থেকে প্রণামী নিয়ে দান নিয়ে রাম মন্দির হয়েছিল। আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমি বলছি না, আমি কোনো ধর্মকে আঘাত করে কথা বলতে চাই না, কেননা আমরা ধর্ম করি, সবাই সবার ধর্ম করুন, আমাদের ঘরের বেকারত্বরা কর্মসংস্থান পাক, খাদ্য পাক, বস্ত্র পাক, সুস্থ থাক, অ্যান্টি সোশ্যালদের থেকে সমাজ সুস্থ হোক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে উঠুক। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমাদের এই লড়াই আমরা এগিয়ে এসেছি। কেননা পশ্চিমবাংলায় আপনারা জানেন যে মুখ্যমন্ত্রী দলিত আদিবাসী মাইনরিটি এসসি এসটিদের কথা বলে, সেই মাইনরিটিরা যখন ভারত সরকারের ওয়াকফ বিল নিয়ে গোটা দেশে আন্দোলন হচ্ছে,
মাইনরিটিরা, দলিত, আদিবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, খ্রিস্টান, শিখ আন্দোলন করতে নামছে। মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার সিএম তখন বলছে যারা এই আন্দোলন করবে আমার থেকে বড় দুশ্মন আর কেউ হবে না। এরপর মেনে নিলাম মাইনরিটি, দলিত, আদিবাসী, খ্রিস্টান, শিখ আপনার দুশ্মন, এবং ওনার কাছে আমার অবাক লেগেছে উনি মাইনরিটিদের নিয়ে একটা বক্তব্য দিয়েছিলেন যে মাইনরিটিটা হচ্ছে এরা গরু, গাই, তার কারণ এদের দুধ আমি পাই, তাই এদের লাথিটাও খাই। ওনার বাংলা কথাই ছিল। তো আজকে মাইনরিটিদের যখন আন্দোলনে আপনি বাধা দিচ্ছেন, রাজ্যে যখন চাকরিহারা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কর্মসংস্থান নেই, খেতে পাচ্ছে না, দাঙ্গা হচ্ছে, বিজেপিকে আপনি তুলে দিয়ে আপনি নিজে বিজেপির ঘরটাকে সাজিয়ে দিয়ে মাইনরিটিদের কণ্ঠরোধকে চেপে ধরে বাংলায় আপনি সরকারের টাকায় খেলাধুলো, মন্দির এইসব করে বেড়াচ্ছেন। আপনি একটা সম্প্রদায়কে নিয়ে নাচানাচি করছেন কেন? বিজেপিকে আটকিয়ে আমি নিজে ওখানে হিন্দুত্ববাদীর মনে হয় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে এক দেবতা বলে দাবি করার চেষ্টায় আছে, উনিও ভাবছেন আগামী দিন আমি যাব। সেই জায়গায় আমাদের লক্ষ্যে আমরা সমাজ করার জন্যে রাজনীতি হোক, যেখানে জাতপাত নয়, যেখানে এসসি এসটি দলিত আদিবাসী এসব নয়, রাজনীতি হওয়া দরকার যেখানে মানুষ সুস্থ থাকবে, শান্তিতে থাকবে, মানুষের যেখানে কোনো ভয় থাকবে না, কর্মসংস্থান থাকবে। সেই লক্ষ্যে আজকে আমি এই কংগ্রেসের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। কংগ্রেস পরিবারের সঙ্গে আগামী দিন বাংলায় যেভাবে আমাকে কেন্দ্র থেকে, দিল্লি থেকে এবং আমাদের রাজ্যের প্রেসিডেন্ট বা রাজ্যের যারা নেতৃত্ব আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করার সুযোগ, যেভাবে আমি বলেছি আমাকে কাজ করার সুযোগ দিন। আমরা চাই বাংলাকে সুস্থ করতে, বাংলা শান্তিপূর্ণ সম্প্রীতির বাংলা হোক, যে বাংলা দেশকে পথ দেখিয়েছে, স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছে। যে কারণে আমি বাংলার আজকে একটা অ্যালফাবেট আপনারা দেখছেন, আমি বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে এখানে বসেছি, কারণ আমি পোশাকটাও আজকে বাংলা অক্ষরে লিখেছি, কারণ আমাদের এই বাঙালির মর্যাদা, বাংলার সম্প্রীতি, বাংলার ভ্রাতৃত্ব আমরা আবার নতুন করে এই কংগ্রেসের হাত দ্বারা, রাহুল গান্ধীজির হাত দ্বারা আবার এগিয়ে আনবো। বাংলার প্রতিটা যুবকদের, যুবতীদের, বেকারত্বদের, আমার যারা বড় আছেন প্রত্যেককে আমি আহ্বান করব, আপনারা আসুন আমাদের এই হাত শক্ত করে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। आप वोट ऑफ थैंक्स बाद में करेंगे। रासू जी थैंक यू करेंगे। ओके ओके अध्यक्ष जी आप आ जाइए, पहले आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप दोनों का मिलन होना। आप लोग मैं भी दे दूँ। हो गया? आप फोटो लेना। आइए। वो मफलर डाल दो उनको। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का आइए आप आइए पवन। शुक्रिया। आइए हम पहले आप पहनाइए। आप लाइए। वोट ऑफ थैंक्स कौन करेगा? वोट ऑफ थैंक्स रासू जी। रासू जी ये हटा दीजिए। पहले आप ये दे दो। वेलकम टू कांग्रेस फैमिली। अब आप पवन जी को दे सकते हो। ज्वाइन करो, उठाओ। अब अभी तो दे दो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप थैंक यू करिए प्रेस को भी। रासू जी अब आप वोट ऑफ थैंक्स करिए ताकि थोड़े 2-3 सवाल भी ले सकें।
thank you very much that today in AICC headquarters, in front of all the dignitaries and all the renowned leaders of Congress, we have formally welcomed our new guest. I will not say he is our guest, he is our member now, he is our heart now, and he is Pirzada Khobaib Amin. And our PCC President Shubhankar Sarkar is also here. Shobaike dhonnobad. Thank you everybody, all the press, all the people here, and in front of all the people, I can say only one thing, that we will be proud one day that Khobaib Amin has joined our hand, and he will attract the young generation and the youth to our party, which will be very fruitful. And he is so much impressed of Rahul Gandhi ji that he has joined to see all the activities in West Bengal, which our President Shubhankar ji already have started. He has started all the activities in Bengal, and he is very much impressed to see Shubhankar Sarkar and as well as Rahul Gandhi ji. And Mir ji is here, he is our in charge. And today we have got another person, Pawan Khera ji. We are very much thankful to AICC headquarters. Thank you all and each and everybody. थैंक यू। अब आपके सवाल। कोई सवाल नहीं? कुछ तो पूछो। मोहित जी। मेरा सवाल गोविंद साहब से है, कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, आपको ही मालूम है। अगर आपने सियासी पार्टी ज्वाइन की है तो कुछ ना कुछ तो चाहते ही हो। आने वाले वक्त में क्या आपकी मंशा है पार्टी में, क्या भूमिका चाहते हैं? और टीएमसी भी वहाँ पर है, जो मजबूत है, सरकार है, टीएमसी क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, मैंने तो पहले बोल दिया कि आज बंगाल में एंटी सोशल राज चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि बंगाल आज वहाँ पे सेकुलरिज्म पॉलिटिक्स होना चाहिए, धर्म के बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि ममता जी ने उन्हें इमाम साहब को 2000 दे दिया, SC ST को 2002 रुपया का चावल दिया, और फिर देखिए वो भाजपा को खुश करने के लिए गवर्नमेंट का 400 करोड़ का मंदिर बना दिया गवर्नमेंट का फंड के लिए। इसलिए मैं विरोध कर रहे हैं। पवन सर, अब से थोड़ी देर पहले इसी मंच से कहा गया कि आपने जिनको शामिल कराया है वो बंगाल में अलग अलग धर्मों के बीच सेतु का काम करते हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इस बीच कई ऐसे बयान आते हैं जिससे लगता है कि सवाल खड़े होते, जैसे विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने बयान दिया कि बकरीद के नाम पे हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर विराम लगना चाहिए। इस बयान को कैसे देखते हैं? ये सारी राजनीति, जैसा कि शुभंकर जी कह रहे थे और मीर साहब कह रहे थे, कि ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। प्रधानमंत्री से रिलेटेड सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए, विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस कैसे देखती है? उनकी जेब में पेन था, वो आपने देखा था? ऐनक का फ्रेम देखा उनकी? और जिस गाड़ी से उतर के बोले वो देखी थी? बोलना आसान है पहले उनसे पूछ लीजिए। दूसरों को भाषण देना अच्छा लगता है, खुद अपनी जिंदगी में कितना स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दावे के साथ, चुनौती के साथ कह सकता हूं, सर से पांव तक जो वो पहनते हैं उनमें से देसी कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये भाषण देने का काम है पीएम का। नीति बनाइए ना, आपका काम नीति बनाकर
स्वदेशी को प्रमोट करने का है। हमने सुना इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कितना अपना दुख और अपनी वेदना व्यक्त की कि कोई प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं खत्म होता। स्वदेशी की बात पब्लिक को भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री का नहीं होता काम। प्रधानमंत्री का काम है आप सरकार चलाइए, नीतियां ऐसी बनाइए कि स्वदेशी चले इस देश में और चीन का माल न आए। पवन सर प्रधानमंत्री ने भोपाल में फिर से कहा है कि आतंकवाद का ये बीजेपी से आए हैं, इनको पूछ लेने दो पहले। हाँ, क्या आपकी बीट बदल गई, हमने सुना था। आइए, आपका स्वागत है। तो सर, पीएम ने भोपाल में कहा है कि आतंक का फन उठेगा तो कुचल दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? इसमें कांग्रेस क्या कहेगी? हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीज फायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीज फायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? किसके दबाव में सीज फायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की, उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। Pawan sir, my question is related to Bengal. Few days back, PM was in Bengal, and PM also raised the issue of Murshidabad, and now Home Minister is also going to Bengal for a 2-day visit, and Murshidabad riot issue is going to be the hot topic as well from HM. How does the Congress party sees this? देखिए, दो चीज क्लियर है, सुन लीजिए। ये जो आग लगा है, ये आग किसने लगा है? भाजपा ने आग लगाया, और मैचेस जो है ये टीएमसी ने दिया। 2026 बाइनरी पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए एक लेबोरेटरी बनाया गया है। 20% हिंदू है एंड 80% मुसलमान है। क्या जरूरत था? आज तक कभी नहीं हुआ। इसमें तो कोई एनालिसिस होता नहीं है। ये इसलिए किया गया है जो हिंदू हिंदू वन साइड में होगा। ममता जी ने वन इशू उनका भाजपा को दे रहा है। वन साइड इज हिंदू, वन साइड इज मुसलमान। अभी ख्वाब आमीन जी क्यों कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है? इसका विरोध में आवाज उठाना चाहिए। और मैं जो बताना चाहता हूं, 2014 भाजपा सरकार हिंदुस्तान में है। मेरे को एक भी नाम बता दीजिए जे हेवी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो बंगाल तो हिंदुस्तान के अंदर में है, नौकरी कहां से मिलेगा? जब नौकरी नहीं होगा तो हर सड़क पर, हर मोहल्ला में बेरोजगारी रहेगा। बेरोजगारी जो होगा उसको अपने पैसा देके यूटिलाइज करा सकते हो। जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर डूइंग दिस नॉनसेंस जॉब। हो गया? आनंद, आप कुछ पूछ रहे? नहीं, हो गया, ठीक है, शुक्रिया।